सभी साथियों को नमस्कार। शोध ज्ञान क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग शोध ज्ञान क्लासेस के अंतर्गत टेट, सुपर टेट एवं अन्य महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हिंदी के लगभग 100 महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन को सीखने का प्रयास करेंगे। अभी तक यदि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे के अपडेट आपको मिलते रहें। इसी क्रम में पहला प्रश्न है, भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है? भाषा शब्द संस्कृत के भास धातु से बना है। यहाँ भास में हलंत रहेगा। भाषा के कितने रूप हैं? भाषा के 2 रूप हैं, कथित और लिखित। भाषा वाक्य और शब्द कैसे बनते हैं? भाषा वाक्यों से बनती है, वाक्य शब्दों से और शब्द मूल ध्वनियों से बनती है। इस देश की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? इस देश की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है। संस्कृत का प्राचीनतम रूप संसार की सर्वप्रथम कृत किसमें देखने को मिलती है? संस्कृत का प्राचीनतम रूप संसार की सर्वप्रथम कृत ऋग्वेद में देखने को मिलती है। भारत की प्रथम देश भाषा है। भारत की प्रथम देश भाषा पाली है। श्रीलंका के लोग पाली को किस नाम से पुकारते हैं? श्रीलंका के लोग पाली को मागधी के नाम से पुकारते हैं। उत्तर भारत में अपभ्रंश के कितने भेद प्रचलित हैं? उत्तर भारत में अपभ्रंश के 7 भेद प्रचलित हैं। पश्चिमी हिंदी भाषा है ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली और राजस्थानी। पूर्वी हिंदी भाषा है अवधी, बघेली, बिहारी व छत्तीसगढ़ी। हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान यह शब्द है। हिंदू, हिंदी और हिंदुस्तान यह शब्द फारसी के हैं। हिंदी भाषा का जन्म कहाँ हुआ? हिंदी भाषा का जन्म उत्तर भारत में हुआ। हिंदी का नामकरण किसने किया? हिंदी का नामकरण ईरानियों और भारत के मुसलमानों ने किया। हिंदवी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? हिंदवी शब्द का सबसे पहले प्रयोग औफी महोदय ने किया। अकबर के दरबारी कवि रहीम को क्या कहा गया? अकबर के दरबारी कवि रहीम को हिंदी कवि कहा गया। भारतीय संघ की राजभाषा क्या है? भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी है। विभक्तियां मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं? विभक्तियां मुख्यतः 8 प्रकार की होती हैं। शब्दों की आधारशिला क्या है? शब्दों की आधारशिला ध्वनि है। हमारे उच्चारित भाषा की वाणी की सबसे छोटी इकाई क्या है? हमारे उच्चारित भाषा की वाणी की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। मूलतः हिंदी में कितने वर्ण होते हैं? मूलतः हिंदी में 52 वर्ण होते हैं। वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं? मात्राएं 3 प्रकार की होती हैं। जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है क्या कहलाता है? जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है व्यंजन वर्ण कहलाता है। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु है। ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ट वर्ग का उच्चारण स्थान मृदा है। ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ट वर्ग का उच्चारण स्थान दंत है। प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या 5 है। जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे क्या कहते हैं?
जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगता है उसे प्लुत कहते हैं। अक्षर कितने प्रकार के होते हैं? अक्षर 2 प्रकार के होते हैं। 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। वर्णों के आधार पर संधि कितने प्रकार के होते हैं? वर्णों के आधार पर संधि 3 प्रकार के होते हैं। 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को क्या कहते हैं? 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। विद्यालय में कौन सा संधि है? विद्यालय में दीर्घ स्वर संधि है। वर्तनी या अक्षरी किसे कहते हैं? वर्तनी या अक्षरी उसे कहा जाता है जिसे में लिखने की रीति वर्तनी या अक्षरी किसे कहते हैं? लिखने की रीति को वर्तनी या अक्षरी कहते हैं। कवियत्री का शुद्ध रूप है कौवित्री। निरोग का शुद्ध रूप है निरोग का शुद्ध रूप निरोग है। विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है? विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग हर्ष, विषाद, आश्चर्य, करुणा और भय इत्यादि के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को क्या कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। हिंदी में संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद हैं? हिंदी व्याकरण में संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद हैं। हिंदी शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो तो उसे क्या कहते हैं? हिंदी शब्द से जब किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, श्याम इत्यादि। सभा किस प्रकार के संज्ञा का उदाहरण है? सभा समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। संज्ञा के जिस रूप में व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध हो उसे व्याकरण में क्या कहते हैं? उसे व्याकरण में हम लिंग कहते हैं। देश स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? देश पुल्लिंग है। हाथी स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? हाथी स्त्रीलिंग है। प्रत्येक तथा हर एक का प्रयोग किस वचन में होता है? प्रत्येक तथा हर एक का प्रयोग सदा एक वचन में होता है। हिंदी में कारक के कितने भेद हैं? हिंदी में कारक के 8 भेद हैं। पेड़ से फल गिरा, इसमें कौन सा कारक है? पेड़ से फल गिरा, इसमें आपादान कारक है। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने रूप हैं? रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 रूप हैं, अकर्मक और सकर्मक क्रिया। जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष और प्रकट करता है क्या कहलाता है? जो शब्द किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष और प्रकट करता है वह उपसर्ग कहलाता है। परिक्रमा में कौन सा उपसर्ग है? परिक्रमा में परि उपसर्ग है। उपसर्गों की संख्या कितनी होती है? उपसर्गों की संख्या संस्कृत में 19, हिंदी में 10 एवं उर्दू में 12 होते हैं। यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। त्रिभुवन में कौन सा समास है? त्रिभुवन में द्विग समास है। मातृभाषा से तात्पर्य किस भाषा से है? मातृभाषा से तात्पर्य उस भाषा से है जिसे बच्चा अपने जीवन के प्रारंभिक काल में विद्यालय में सीखता है। हिंदी कहाँ की राजभाषा है? हिंदी दिल्ली एवं हरियाणा प्रदेश की राजभाषा है। हिंदी भारत की क्या है? हिंदी भारत की जनभाषा, राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा है। जनभाषा से तात्पर्य किस भाषा से है? जनभाषा से तात्पर्य उस भाषा से है जिसके माध्यम से देश के अधिकतर व्यक्ति एक दूसरे से संपर्क करते हैं। प्राकृत पाली में किन 4 प्राकृत भाषाओं का विकास हुआ है? प्राकृत पाली में
85, सौरसेनी, मागधी और महाराष्ट्रीय प्राकृत भाषाओं का विकास हुआ है। भोजपुरी, मगही और मैथिली कहाँ की भाषाएं हैं? भोजपुरी, मगही और मैथिली बिहार की भाषाएं हैं। देवनागरी लिपि किस लिपि से निकली है? देवनागरी लिपि ब्राह्मी लिपि से निकली है। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। समास द्वारा बने हुए शब्द क्या कहलाते हैं? समास द्वारा बने हुए शब्द समस्त या सामासिक शब्द कहलाते हैं। वाक्य क्या है? दो या दो से अधिक शब्दों की नियमबद्ध एवं अर्थपूर्ण प्रस्तुति ही वाक्य है। बच्चों का मातृभाषा ज्ञान मूल रूप से किन तत्वों पर निर्भर करता है? बच्चों का मातृभाषा का ज्ञान मूल रूप से वंशानुक्रम एवं पर्यावरण पर निर्भर करता है। बच्चों का मानसिक विकास लगभग किस आयु तक पूर्ण हो जाता है? बच्चों का मानसिक विकास लगभग 18 वर्ष की आयु तक पूर्ण हो जाता है। सामान्य शिशु दूसरे आयु वर्ष में लगभग कितने शब्द सीख जाते हैं? सामान्य शिशु दूसरे आयु वर्ष में लगभग 200 शब्द सीख जाते हैं। सामान्य बच्चे 5 वर्ष की आयु पूर्ण करते करते लगभग कितने शब्द सीख जाते हैं? सामान्य बच्चे 5 वर्ष की आयु पूर्ण करते करते लगभग 2000 शब्द सीख जाते हैं। सामान्य बच्चे किस आयु से प्रश्न पूछना शुरू कर देते हैं? सामान्य बच्चे 3 वर्ष की आयु से प्रश्न पूछना शुरू कर देते हैं। सामान्य बच्चे मातृभाषा में सुनी हुई छोटी छोटी कहानियों को अपने शब्दों में किस आयु पर लिखने लगते हैं? सामान्य बच्चे मातृभाषा में सुनी हुई छोटी छोटी कहानियों को अपने शब्दों में 9 वर्ष की आयु पर लिखना प्रारंभ कर देते हैं। सामान्य बच्चे 9 वर्ष की आयु पूरी करते करते कितने शब्दों का वाक्य बनाने लगते हैं? सामान्य बच्चे 9 वर्ष की आयु पूरी करते करते 6 शब्दों का वाक्य बनाने लगते हैं। सामान्य बच्चे अमूर्त कल्पनाएं किस अवस्था में करने लगते हैं? सामान्य बच्चे अमूर्त कल्पनाएं किशोरावस्था में करना प्रारंभ कर देते हैं। सामान्य बच्चे अपनी भाषाई अशुद्धियों को किस अवस्था पर पहचानने लगते हैं? सामान्य बच्चे अपने भाषाई अशुद्धियों को किशोरावस्था में आते आते पहचानने लगते हैं। मातृभाषा शिक्षण की प्रमुख विधा क्या है? मातृभाषा शिक्षण की प्रमुख विधि अनुकरण, व्याकरण एवं अभ्यास है। व्याकरण शिक्षण की उपयुक्त विधि है। व्याकरण शिक्षण की उपयुक्त विधि आगमन एवं निगमन है। वर्तमान में मातृत्तर भाषाओं की शिक्षा किस विधि से दी जाती है? वर्तमान में मातृत्तर भाषाओं की शिक्षा प्रत्यक्ष विधि, अप्रत्यक्ष विधि एवं संरचना विधि से दी जाती है। मौखिक भाषा के मूल तत्व कौन हैं? मौखिक भाषा के मूल तत्वों में वाक्य, शब्द एवं अक्षर हैं। मौखिक भाषा की सजीवता किस बात पर निर्भर करती है? मौखिक भाषा की सजीवता शुद्ध उच्चारण, भावानुकूल स्वराघात एवं भावानुकूल हाव भाव पर निर्भर करती है। लिखित भाषा के मूल तत्व हैं। लिखित भाषा के मूल तत्व लिपि, शब्द एवं वाक्य हैं। अनुलेख में बच्चों को किस आकार के अक्षर बनाने होते हैं? अनुलेख में बच्चों को उसी आकार के अक्षर बनाने होते हैं। प्रतिलेख में बच्चों को किस आकार के अक्षर बनाने होते हैं? प्रतिलेख में बच्चों को किसी भी आकार के अक्षर बनाने होते हैं। श्रुतिलेख बोलते समय शिक्षक को क्या सावधानी बरतनी चाहिए? श्रुतिलेख बोलते समय शिक्षक को उचित स्वर, उचित गति एवं उचित विराम को ध्यान में रखना चाहिए। हिंदी भाषा का पढ़ना, लिखना और सीखना किससे शुरू करना चाहिए? हिंदी भाषा का
पढ़ना, लिखना एवं सीखना अक्षरों से शुरू करना चाहिए। कक्षा 1 में कविता पठन किस शैली में करना चाहिए? कक्षा 1 में कविता पठन गीत शैली में करना चाहिए। बच्चों का सक्रिय शब्दकोश किसे कहते हैं? जिन शब्दों का बच्चे अर्थ जानते हैं एवं प्रयोग करते हैं उसे ही बच्चों का सक्रिय शब्दकोश कहा जाता है। भाषा की आत्मा किसे कहा गया है? भाषा की आत्मा व्याकरण को कहा गया है। हिंदी का शिक्षक बच्चों के पूर्व ज्ञान को जानने के लिए किस कौशल का प्रयोग करता है? हिंदी का शिक्षक या किसी भी विषय का शिक्षक बच्चों के पूर्व ज्ञान को जानने के लिए प्रस्तावना कौशल का प्रयोग करता है। कामायनी किसकी रचना है? कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। गोदान किसकी रचना है? गोदान मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है। हिंदी में उच्चारण शिक्षण की विधियां क्या है? हिंदी में उच्चारण शिक्षण की विधियां अभ्यास विधि, अनुकरण विधि, सुधार विधि एवं निरीक्षण विधि है। भाषा सीखने का स्वाभाविक एवं मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है? भाषा सीखने का स्वाभाविक एवं मनोवैज्ञानिक क्रम क्रमशः श्रवण, भाषण, पठन एवं लेखन है। पठन शिक्षण का महत्व है। पठन शिक्षण का महत्व शिक्षण के द्वारा छात्रों का उच्चारण शुद्ध होता है, स्वाध्याय की आदत का विकास होता है, शब्द ज्ञान भंडार में वृद्धि होता है, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है। स्वर सहित किया जाने वाला पठन क्या कहलाता है? स्वर सहित किया जाने वाला पठन सस्वर पठन कहलाता है। विषय वस्तु को मन ही मन में पढ़कर अर्थ ग्रहण करना क्या कहलाता है? विषय वस्तु को मन ही मन में पढ़कर अर्थ ग्रहण करना मौन वाचन कहलाता है। पठन शिक्षण की विधियां हैं। पठन शिक्षण की विधियों में वर्ण उच्चारण विधि, चित्र विधि, अनुकरण विधि एवं सामूहिक पठन विधि है। आर्य जाति के साहित्य में गद्य का प्रथम दर्शन किस भाषा में हुआ है? आर्य जाति के साहित्य में गद्य का प्रथम दर्शन संस्कृत भाषा में हुआ है। यहाँ गधे को गद्य पढ़ा जाए। गद्य शब्द संस्कृत भाषा के किस धातु से बना है? गद्य शब्द संस्कृत भाषा के गद्य धातु से बना है। यहाँ गद्य में हलंत रहेगा। काव्य की आत्मा किसे माना गया है? काव्य की आत्मा रस को माना गया है। काव्य शिक्षण के उद्देश्य हैं छात्रों में संस्कृत काव्य के प्रति प्रेम उत्पन्न करना, छात्रों में स्वर गति यति लय को बताना, काव्य में निहित सत्यम शिवम सुंदरम का दर्शन कराना। व्याकरण के मुनित्रय कहे जाते हैं। व्याकरण के मुनित्रय पाणिनि, कात्यायन एवं पतंजलि हैं। नाट्यशास्त्र किसकी रचना है? नाट्यशास्त्र भरत मुनि की रचना है। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? मुद्रा राक्षस विशाखदत्त की रचना है।